हेलो दोस्तों, मैं मनोज त्योपा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इनलाइटन सोल पे। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, तो बने रहिए वीडियो में मेरे साथ शुरू से आखिरी तक। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम और न्यूनतम कितने सदस्य हो सकते हैं? ऑप्शन ए 500 या 50, ऑप्शन बी अधिकतम 400 न्यूनतम 50, ऑप्शन सी अधिकतम 500 न्यूनतम 60 और ऑप्शन डी अधिकतम 450 और न्यूनतम 50। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी अधिकतम 500 और न्यूनतम 60। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 168 से लेकर 212 तक राज्य विधानसभाओं का उल्लेख है और भारतीय संविधान के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक और 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते हैं। हालांकि सिक्किम में 32 विधानसभा सीटें हैं और गोवा में 40, तो ये दोनों इसके अपवाद हैं। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। तो हमारा अगला सवाल है, भारतीय संविधान का 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ए कस्बा, बी पंचायत, सी नगर निगम, डी जिला प्रशासन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पंचायत। तो भारतीय संविधान का 73वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। जो 73वां संविधान संशोधन 1992 है, यह 24 अप्रैल 1993 से लागू होता है। तो अब आप लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो त्रिस्तरीय पंचायतें हैं, क्या उससे पहले पंचायती राज व्यवस्था भारत में नहीं थी? तो बिल्कुल, भारत में पंचायती राज व्यवस्था थी। जो 73वें संविधान संशोधन का उद्देश्य था वो था कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिल सके। पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने के लिए पहली बार बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया जाता है 1956 में, और 1957 में ये समिति अपनी रिपोर्ट देती है और उसके बाद 1958 में इस समिति की सिफारिशों को लागू किया जाता है। तो पहली बार पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर जिले से शुरू की जाती है और ये कब शुरू की जाती है? तो 2 अक्टूबर 1959, ये डेट आप याद रखेंगे। यहाँ पे मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूंगा कि जो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी 74वां संविधान संशोधन था वो किससे संबंधित था? क्योंकि ये दोनों संविधान संशोधन एक साथ ही हुए थे। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तो अगला सवाल हमारा है, भारत में कितने राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए हैं? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 4। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2। तो नीलम संजीव रेड्डी के अलावा जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उनको भी जब पहली बार वो राष्ट्रपति बने थे, यानी 1950 से 1952 तक जब संविधान सभा संसद की तरह कार्य कर रही थी, तो उन्होंने उनको राष्ट्रपति चुना था। तो उस टाइम पे वो निर्विरोध चुने गए थे। उसके बाद और 1952 में भारत में आम चुनाव होते हैं। उसके बाद नीलम संजीव रेड्डी ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे 1977 में। तो अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मताधिकार की आयु कौन से संविधान संशोधन के बाद 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो वर्तमान में जो वोट डालने की न्यूनतम आयु है वो शुरू से ही ऐसी नहीं थी। जब हमारा संविधान बना तो उसमें 21 साल जो है न्यूनतम आयु थी वोट डालने के लिए। तो आपको बताना है कि कौन सा संविधान संशोधन था जिसके तहत इस आयु को कम करके 18 किया गया। तो 42वां संविधान संशोधन, 45वां संविधान संशोधन, 58वां संविधान संशोधन या 61वां संविधान संशोधन? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 61वां संविधान संशोधन। 1989 में 61वें संविधान संशोधन के बाद भारत में जो मताधिकार की आयु है उसको 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। जो 61वां संविधान संशोधन है ये 1989 से लागू होता है, परंतु ये संविधान संशोधन कहीं पे आकर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम है ये कब का है? तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988। और ऑप्शन ए में जो दिया है 42वां संविधान संशोधन, ये आप सभी को पता ही होगा कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे इसे लागू किया गया था। और जो 45वां संविधान संशोधन है उसके द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो लोकसभा की सीटों में आरक्षण था उसको एक्सटेंड किया गया था। एंग्लो इंडियंस जो थे उनके लिए भी इस आरक्षण को बढ़ाया गया था, परंतु वर्तमान में जो एंग्लो इंडियंस है उनके लिए जो है लोकसभा में कोई भी सीट रिजर्व नहीं है, उनका आरक्षण क्या है, समाप्त कर दिया गया है। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान के शासनादेश पर नहीं बनाया गया है? ऑप्शन ए चुनाव आयोग, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी वित्त आयोग, ऑप्शन डी अंतर्राज्यीय परिषद। भारतीय संविधान के शासनादेश पर, यानी यहाँ पर जो समझने वाली बात है ये है कि जो निम्न में से कौन सी ऐसी संस्था है जिसका उल्लेख संविधान में नहीं है, अर्थात वो संवैधानिक निकाय नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नीति आयोग। देखिए, चुनाव आयोग जो है संविधान के अनुच्छेद 324 में इसका उल्लेख है।
वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में इसका उल्लेख है और अंतर्राज्यीय परिषद इसका उल्लेख है संविधान के अनुच्छेद 263 में। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन केंद्र और राज्य या दो राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के लिए किया जाता है। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछूंगा कि जो अंतर्राज्यीय परिषद होती है उसका अध्यक्ष कौन होता है। आप इसका जवाब कमेंट सेक्शन में मेरे को दे सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अंतर्राज्यीय परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं और साथ ही साथ जो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं वो भी भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। और नीति आयोग का गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर। इस बात को भी ध्यान में रखें। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। समाजवादी शब्द भारतीय संविधान में अंतर्निहित था, इसे स्पष्ट कौन से संविधान संशोधन के बाद बनाया गया। आपके ऑप्शन है 38वें संविधान संशोधन के बाद, 42वें संविधान संशोधन के बाद, 49th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद या फिर 52वें संविधान संशोधन के बाद। तो इसका सही जवाब है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में 3 नए शब्दों को समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, इन तीनों शब्दों को जोड़ा जाता है। देखिए, भारतीय संविधान में समाजवादी शब्द को अंतर्निहित अनुच्छेद 39 ख और ग के तहत माना जाता है, जहाँ साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि राज्य भौतिक और मानवीय संसाधनों का जो आवंटन है इस प्रकार करेगा कि अधिकतम विकेंद्रीकरण और अधिकतम लोगों का कल्याण सुनिश्चित किया जा सके। तो यहीं से जो है समाजवादी विचारधारा को क्या माना जाता है, भारतीय संविधान में अंतर्निहित माना जाता है। लेकिन जब 42वां संविधान संशोधन होता है तो उसके बाद इसको प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से लिख दिया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से वर्षों में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया। यहाँ पर कुछ युग्म दिए गए हैं, तो आपको सही आंसर चूज करना है कि कौन सा ऐसा युग्म है जिसमें तीनों में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई थी। आपको पता होगा भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 3 बार हो चुकी है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, 1962, 1971, 1975। तो पहली बार भारत में जब आपातकाल लगता है वो लगता है 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968 तक। अब आप बोलेंगे इतना लंबा आपातकाल क्यों? क्योंकि 1962 में यानी 24 अक्टूबर को जो है चाइना ने भारत पे आक्रमण किया था और उसके बाद 1965 में फिर से पाकिस्तान आक्रमण करता है भारत पे। तो इस कारण से ये आपातकाल जो है काफ़ी लंबा चला, 1968 तक ये आपातकाल जो है चला था। उसके बाद जो दूसरी बार आपातकाल की घोषणा हुई थी वो 1971 में जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया था तब हुई थी। तो ये दोनों बार जो आपातकाल की घोषणा हुई तो वो बाह्य आक्रमण की स्थिति में हुई। और जो तीसरी बार आपातकाल लगा था वो लगा था 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक, यानी टोटल 21 मंथ्स के लिए ये आपातकाल लगा था। और ये आपातकाल किसने लगाया था? तो तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर आपातकाल की घोषणा की थी। तो राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्तियां जो हैं वो 3 तरह की होती है। एक तो 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है, 356 के तहत किसी राज्य विशेष में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है और 360 के तहत जो है वित्तीय आपातकाल राष्ट्रपति लगा सकता है। जो ये तीसरी इमरजेंसी है यानी 1975 में जो इंदिरा गांधी के द्वारा लगाई गई थी, ये कई मायनों में महत्वपूर्ण है। पहली बात तो ये किस बेसिस पे लगाई गई थी, तो इसमें आंतरिक अशांति का जो है हवाला देकर इस आपातकाल को लगाया गया था। और ये जो आंतरिक अशांति शब्द है इसको बाद में 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाकर वहाँ पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ दिया गया। अगला क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय विषय किस सूची में आता है। आप सभी को पता होगा यहाँ पे 4 सूचियों की बात की गई है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या अवशिष्ट विषय या अवशिष्ट सूची के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राज्य सूची। जो विश्वविद्यालय हैं वो राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। तो थोड़ी सी चर्चा कर देते हैं सूचियों के बारे में। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 में 3 सूचियों संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है। तो संघ सूची में वर्तमान समय में 100 विषय हैं, जबकि आरंभ में लागू होते समय इसमें 97 यानी 97 विषय थे। और राज्य सूची में वर्तमान समय में 61 विषय शामिल हैं, जबकि आरंभ में इसमें 66 विषय थे। और अभी जो समवर्ती सूची है उसमें 52 विषय जो हैं वो शामिल हैं, जबकि आरंभ में यहाँ पे केवल 47 विषय शामिल। जो संघ सूची है उस पर कानून बनाने का अधिकार जो है संसद को होता है। जो राज्य सूची है उस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को होता है। और समवर्ती सूची पर संसद और राज्य यानी राज्य विधानमंडल दोनों ही कानून बना सकते हैं, लेकिन जब टकराव होता है तो उस स्थिति में जो है संसद द्वारा बनाए गए कानून को वरीयता दी जाती है। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखें। अब बात कर लेते हैं अवशिष्ट शक्तियों के बारे में। जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो संविधान के अनुच्छेद 238 यानी 248
आर्टिकल में उनका उल्लेख है। जो विषय इन तीनों सूचियों में से किसी भी सूची में नहीं होते वो अवशिष्ट सूची में आते हैं, और इस पर जो कानून बनाने का अधिकार होता है वो केवल और केवल संसद के पास होता है। और जो ये तीनों अनुसूचियां हैं इनके विषयों का उल्लेख कहाँ पर है, तो अनुसूची 7 यानी संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसमें इसके विषयों का उल्लेख है। इस बात को याद रखें। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल के पास है? अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 155 या फिर अनुच्छेद 156। तो संविधान के अनुच्छेद 154 में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति होती है वो राज्यपाल में निहित होती है। जैसे संसद की या संघ की जो कार्यपालिका शक्ति हम बोलते हैं, संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? राष्ट्रपति में। वैसे ही जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति होती है वो किस में होती है? राज्यपाल में। परंतु कई बार हम लोगों को ऐसा लगता है कि जो ज़्यादा पावर होती है वो चीफ मिनिस्टर के पास होती है, फिर जो कार्यपालिका शक्ति है वो राज्यपाल में कैसे निहित है? तो यहाँ पे मैं बता दूं कि यदि राज्य विधानमंडल कोई भी कानून बनाता है तो राज्यपाल के पास यहाँ पर 2 शक्तियाँ होती है। एक तो वो उस कानून को मंजूरी दे सकता है, जब अगर वो राज्यपाल हस्ताक्षर कर देगा तो वो कानून क्या बन जाएगा, या वो जो बिल होगा वो बन जाएगा आपका अधिनियम। और या तो क्या कर सकता है, राज्यपाल को अगर लगता है कि इस कानून में कुछ कमियां हैं तो उसको राष्ट्रपति के विचारार्थ यानी राष्ट्रपति के पास उस कानून को वो भेज सकता है, उस बिल को राष्ट्रपति के पास वो भेज सकता है। अब देख लेते हैं राज्यपाल जो पद है उसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में। तो आर्टिकल 153 यानी अनुच्छेद 153 में लिखा है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। और आर्टिकल 154 जो अभी बताया था, उसके बाद जो राष्ट्रपति होता है वो जो है राज्यपाल की नियुक्ति करता है। और राज्यपाल को क्या कहा जाता है? केंद्र का प्रतिनिधि भी बोला जाता है किसी राज्य में, ताकि जो राज्य है वो अपनी मनमानी ना कर सके और अपने मनमाने हिसाब से वो कानून ना बना सके। और जो अनुच्छेद 156 है उसमें राज्यपाल की पदावधि दी गई है। वैसे तो राज्यपाल 5 साल तक अपने पद पर बने रहता है, परंतु राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, चाहे तो उससे पहले भी राज्यपाल को उसके पद से हटा सकते हैं। और उसके साथ ही साथ यदि राष्ट्रपति को राज्यपाल अपना इस्तीफा सौंप देता है तो इस आधार पर भी उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। तो आज का जो हमारा अगला और आखिरी क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में नहीं होता है? ए, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा एवं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली एवं पुदुचेरी संघ शासित प्रदेशों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, या राज्यसभा के मनोनीत सदस्य। तो यहाँ पर आप एक सीधी बात आप याद रखना कि कोई भी मनोनीत सदस्य जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। पहले क्या होते थे, लोकसभा में भी सदस्यों को मनोनीत किया जाता था, लेकिन वर्तमान में केवल और केवल राज्यसभा में ही जो है राष्ट्रपति सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, क्योंकि जो एंग्लो इंडियन समुदाय के पास जो आरक्षण था उसको अब समाप्त कर दिया गया है। और यहाँ पर मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि जो ये मनोनीत सदस्य होते हैं ये राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो भाग नहीं लेते हैं, लेकिन जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है तो उस स्थिति में जब मतदान किया जाता है तो उसमें ये भाग लेते हैं। और जो राज्य विधानसभाओं के सदस्य हैं ये राष्ट्रपति पर जब महाभियोग लगाया जाता है तो महाभियोग की प्रक्रिया में राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित या मनोनीत कोई भी सदस्य हो वो क्या है, वोटिंग नहीं करते हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, केवल संसद के सदस्य मनोनीत और निर्वाचित राष्ट्रपति पर जब महाभियोग लगाया जाता है तो उसमें भाग लेते हैं या उसमें वोटिंग करते हैं। तो यहाँ पे आज का वीडियो समाप्त होता है और होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी पहुँचाइए ताकि उनको भी इस बारे में जानकारी मिल सके। आज हमने जो MCQ डिस्कस किए इसमें वैसे तो 10 MCQs थे, लेकिन क्या है कि हमने उसके साथ ही साथ जो और भी जानकारियाँ साझा की तो उससे करीब हमारे 30 से 40 क्वेश्चन आराम से कवर होते हैं। तो ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।